नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, प्रकाश। दोस्तों, यह जो प्रकाश का टॉपिक है, यह सभी प्रकार के एग्जामों का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रतिवर्ष देखा गया है कि 2 से लेकर 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं प्रकाश के टॉपिक से। तो इस हिसाब से ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कराया है जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में प्रकाश के टॉपिक से पूछे गए हैं। दोस्तों, यह जो प्रकाश का टॉपिक है, इसके हम टोटल 50 प्रश्नों को कवर कराएंगे तथा यह जो 50 प्रश्न है टोटल 2 भागों में आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो आज पार्ट 1 हमारा ये प्रकाश के टॉपिक का। पार्ट 1 में हम कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे तथा बाकी के जो प्रश्न हमारे बचेंगे उनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको कि इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो प्रकाश का जो वेग होता है वह सबसे अधिक मिलेगा आपको निर्वात में। तो आप इसे याद रखिएगा, निर्वात में जो है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। आप इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश का जो वेग होता है वह निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ये भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, यानी लगभग 8 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है जिनको मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो इन प्रश्नों का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? यह भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मान लीजिए, जब कोई प्रकाश है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो इसमें से मतलब जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए इसमें से कौन सा अपरिवर्तित रहता है, यानी कि बदलता नहीं है? तो मान लीजिए कोई प्रकाश है वायु से कांच में जाता है। मान लीजिए कोई प्रकाश है वायु से कांच में प्रवेश करता है, तो उसका क्या क्या चीज़ परिवर्तित होता है? तो उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है, वेव लेंथ होती है, और उसका वेग जो होता है वह बदल जाता है। तो इसे आप याद देखिएगा, जब कोई प्रकाश होता है वह वायु से कांच में अगर प्रवेश करता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसका जो वेग है और उसका जो तरंग दैर्ध्य है तो बदल जाता है, परंतु इसका जो आवृत्ति होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह नहीं बदलती है। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि क्या अपरिवर्तित रहता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह अपरिवर्तित रहती है, परंतु प्रकाश का जो वेग होता है और तरंग दैर्ध्य होता है वह बदल जाता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मान लीजिए एक माध्यम वायु है, वायु से यह दूसरे माध्यम कांच में पहुंच रहा है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है? तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचता है तो वेग और तरंग दैर्ध्य प्रकाश की बदल जाती है, परंतु उसकी जो आवृत्ति है वह अपरिवर्तित रहती है, मतलब कि उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस का क्या नाम है? तो नियॉन। तो आप इसे याद रखिएगा, जो नियॉन गैस है यह प्रकाश सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि नियॉन में। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना यह कब घटित होती है? तो जब प्रकाश हमारा
तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है यह कब घटित होती है? तो जब प्रकाश की किरण है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। तो इसमें सघन माध्यम आपका क्या हो जाएगा? हीरा। तो हीरा जो है वह सघन माध्यम का उदाहरण है, और जो कांच होता है आपका वह आपका विरल माध्यम का उदाहरण हो जाएगा। तो इस तरह से जब प्रकाश हीरे से कांच में प्रवेश करेगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हीरे से कांच में जब प्रकाश प्रवेश करेगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब प्रकाश की किरण होती है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसमें सघन माध्यम का उदाहरण आपका हीरा हो जाएगा और विरल माध्यम का उदाहरण आपका कांच हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब कोई प्रकाश की किरण हीरे से कांच में प्रवेश करेगी तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होगी। तो आप इसे याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो प्रकाश तंतु होता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाश तंतु। तो आप इसे याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मृगमरीचिका का कारण क्या होता है? मृगमरीचिका को हम मृग तृष्णा के नाम से भी जानते हैं, मृग तृष्णा। तो यह जो घटना है इसका कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप इसे याद देखिएगा, मृगमरीचिका का कारण क्या होता है? तो मृगमरीचिका का कारण भी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप इसे याद रखिएगा। ये भी कई बार लगातार बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो मृगमरीचिका होती है यह किसके कारण होती है? तो पूर्ण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है मृगमरीचिका घटित होती है। मृगमरीचिका देखने को आपको मिलती है गर्मियों के मौसम में, आपने देखा होगा कि यह जो मृगमरीचिका की घटना है यह घटित होती है, तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न हमारा है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसका भी कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ये भी लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, किसी वस्तु के त्रिविमी यानी कि 3 डायमेंशनल चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसी वस्तु का 3 डायमेंशनल यानी कि त्रिविमी चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो होलोग्राफी का। किसका? तो होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु का त्रिविमी यानी कि 3 डायमेंशनल चित्र लेने के लिए, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, होलोग्राफी का। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है? तो दूरदर्शन प्रसारण में जो श्रव्य संकेत होते हैं, यानी कि हमको जो श्रव्य यानी कि जो सुनाई देने वाले संकेत, जो आवाज़ हमको सुनाई देती है, सुनाई देने वाले संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्ति मांडुलन का। किसका? तो आवृत्ति मांडुलन का प्रयोग किया जाता है श्रव्य संकेतों के प्रेषण के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होता है, यानी कि आवृत्ति मॉड्यूलन जो होता है, उसका प्रयोग दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों के प्रेषण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है? ये भी लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह उल्टा, छोटा व वास्तविक बनता है। तो आप इसे याद देखिएगा, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पे वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, यानी वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है?
तो किसी तारे का जो रंग है वह क्या दर्शाता है, तो आप इसे याद रखिएगा, किसी तारे का रंग उसका ताप बताता है, यानी ऑप्शन इसका जो बी है बिल्कुल सही है। किसी तारे का जो रंग है उसका ताप यानी कि उसका टेम्परेचर बताता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो तारे होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, उसमें 70% हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको, 70% हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और उसके बाद आपको 28% लगभग आपको हीलियम गैस मिलेगी, और 1.5% बाकी जो आपको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वह गैस मिलेगी, और बाकी जो है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और लौह और अन्य तत्व मिलते हैं आपके स्टार यानी कि किसमें, तो तारों में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, तारों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलेगी आपको, तो हाइड्रोजन, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण, तो प्रकाश का रंग किसके कारण निर्धारित होता है, तो इसके तरंग दैर्ध्य यानी कि उसकी वेव लेंथ से। आप इसे याद देखिएगा, प्रकाश के रंग का जो निर्धारण है उसके तरंग दैर्ध्य यानी कि उसके वेव लेंथ से किया जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि उसके तरंग दैर्ध्य से। भिन्न भिन्न रंग के जो प्रकाश है उनकी जो तरंग दैर्ध्य है वह भी भिन्न भिन्न होती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो अलग अलग तरह के रंग के प्रकाश होते हैं उनकी तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग होती है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही जो लाल रंग का प्रकाश होता है, जो रेड रंग का प्रकाश होता है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, उसकी जो वेव लेंथ होती है वह सबसे अधिक होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इसे भी आप याद रखिएगा। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, और बैंगनी रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वह सबसे कम होती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस रंग का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लाल रंग होता है उसकी वेव लेंथ सबसे अधिक होती है, तो आप इसे याद रखिएगा, लाल, यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वह सबसे क्या होती है, तो वह सबसे अधिक होती है, तो लाल इसका राइट आंसर आपको मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बैंगनी रंग के प्रकाश की होती है, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा बैंगनी रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वह सबसे कम होती है, तो आप इसे याद रखिएगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तो बैंगनी रंग के प्रकाश की, और सबसे अधिक किसकी होती है, तो लाल रंग के प्रकाश की, तो दोनों आप याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम में लगातार पूछे गए प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है, तो आपने देखा होगा कि वास्तविक सूर्य उदय होने से कुछ मिनट पूर्व ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो वास्तविक सूर्योदय होता है उससे कुछ मिनट पूर्व ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है यह घटना घटित होती है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, इसके बाद कुछ अन्य इंपॉर्टेंट जो घटनाएं आप याद देखिएगा जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटित होती हैं और लगातार एग्जाम में पूछी जाती हैं। रात्रि में जो तारे टिमटिमाते हैं, आप नोट डाउन करते चलिएगा, मैं बताते जा रहा हूँ। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो जो है रात्रि में जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही रात्रि में जो है तारे टिमटिमाते हैं। उसके बाद जो है आप देखे होंगे कि जो जल के अंदर मछली होती है, डूबी हुई मछली होती है, वह अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है, तो ये भी किसके कारण होता है, तो वह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जल में जो मछली होती है वह अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है, आपको पता होगा, तो यह किस कारण होता है, तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से कुछ समय पूर्व सूर्य का जो दिखाई देना है वह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और इसके बाद एक और घटना है जो प्रकाश के अपवर्तन कारण घटित होती है, वह है जो छड़ होती है। अगर कोई छड़ का कुछ हिस्सा है, अगर पानी में एक बाल्टी में छड़ का कुछ हिस्सा है अगर आप डूबे हुए हैं,
तो छड़ का जो कुछ हिस्सा है वो आपको ऐसे प्रतीत होगा, यानी टेढ़ी छड़ प्रतीत होती है। तो किसके कारण होती है? तो वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। मतलब जल में कोई डूबी हुई अगर छड़ है तो वह छड़ आपको सीधी न दिखाई पड़ के कुछ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। तो किसके कारण दिखाई पड़ती है? तो वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई पड़ती है। तो इतनी सारी जो घटनाएं हैं वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटित होती हैं, जो लगातार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ट्रैफिक सिग्नल में जो है लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जो इसकी तरंग दैर्ध्य है यह सर्वाधिक होती है, इसी कारण से जो है ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? तो आकाश का जो नीला रंग है वह किस कारण से घटित होता है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन जो है ए, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आप याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं और हैं जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण घटित होती हैं, जो लगातार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आइए उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहली घटना आप याद रखिएगा, जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल दिखाई देने की जो घटना है वह भी प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। तो आप इसे याद रखिएगा, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय जब सूर्य लाल दिखाई पड़ता है तो वह जो घटना है वह प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लाल रंग का सूर्य दिखाई पड़ता है हमें, वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, यह भी सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और यह भी लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, एक चीज और आप याद रखिएगा, जो लाल रंग का प्रकाश है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो लाल रंग का प्रकाश होता है, जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसका जो प्रकीर्णन होता है, उसकी जो स्कैटरिंग होती है वह सबसे कम। स्कैटरिंग मतलब लाल रंग का जो प्रकाश है वह ज़्यादा नहीं फैलता है, यानी इसका जो स्कैटरिंग है, इसका जो प्रकीर्णन है वह ज़्यादा नहीं होता, यानी इसका प्रकीर्णन कम होने के कारण ही जो लाल रंग का प्रकाश है, लाल रंग की जो लाइट है वह ट्रैफिक सिग्नल में प्रयोग की जाती है। इसी कारण से जो लाल रंग का प्रकाश है वह सर्वाधिक दूर से ही दिखाई पड़ता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण और इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण ही लाल रंग का जो प्रकाश है वह ट्रैफिक सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। तो यह घटना भी आप याद रखिएगा प्रकीर्णन से संबंधित है, तथा जो बैगनी रंग का प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो बैगनी रंग का प्रकाश होता है वह उसका स्कैटरिंग जो होता है वह सर्वाधिक होती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अस्त होते समय सूर्य लाल हमें दिखाई पड़ता है किसके कारण? तो सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय मैंने आपको बताया था सूर्य हमें लाल दिखाई पड़ता है। तो इसका किस कारण से होता है? तो यह प्रकीर्णन के कारण, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्योदय के समय और सूर्य अस्त के समय हमें जो सूर्य है वह किस प्रकार का दिखाई पड़ता है? तो वह हमें लाल दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो नीला। तो आप इसे याद रखिएगा, काला। तो अंतरिक्ष का जो रंग है वह काला, मतलब अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वह काला दिखाई पड़ता है, जिसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी। तो आप इसे याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो रंग है वह काला दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं मिलता है। तो आप इसे याद रखिएगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को जो है आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो प्रसारी विश्व की जो संकल्पना है यह किस पर आधारित है?
तो यह संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। प्रसारी विश्व की जो संकल्पना है यह डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। इस संकल्पना में क्या बताया गया है, यह जो संकल्पना यह बताती है कि जो है हमारा जो ब्रह्मांड है वह हर तरफ फैल रहा है, यानी हमारे जो ब्रह्मांड का विस्तार है, हमारे ब्रह्मांड का जो विस्तार है वह चारों तरफ हो रहा है। तो यह प्रसारी विश्व की संकल्पना है, किस पे आधारित है, तो डॉपलर प्रभाव पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है लाइट के चैप्टर से हमने आधे प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है और आधे के जो प्रश्न हैं हम कल के वीडियो में कवर कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।